नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी का समय हो चुका है और हमारा सेशन डेली ये 7 बजे शुरू होता है और जितने भी स्टूडेंट अभी लाइव हैं वह अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे और सभी लोग जल्दी से जल्दी जो है लाइव आ जाएंगे, बहुत जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आज जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होने जा रहा है और जिसे कहते हैं तत्पुरुष समास। और बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है ये। अधिकांश परीक्षाओं में इसी समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा डाउट वाला भी यही समास है, तत्पुरुष समास। तो कल हमने क्लास में समझा था समास क्या होते हैं, समास के भेद कितने होते हैं और क्यों बना है समास, समास का अर्थ क्या होता है और समास का विलोम क्या होता है और कितने प्रकार के समास होते हैं। और हमने एक समास पढ़ लिया था, अव्यय समास। तो आज शुरू करने वाले हैं हम तत्पुरुष समास, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, इन सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। तो दोस्तों, जो चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो दोस्तों और लाइक जरूर करिए। तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास की हम बात कर रहे हैं। क्या होता है समास? तो देखिए, कल हमने प्रधानता के आधार पर शब्द समास बताए थे। 4 प्रकार के होते हैं प्रधानता के आधार पर समास, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं और कोई भी पद प्रधान नहीं होता। उन्हीं में से पहला था अवयव समास, जिसका पूर्व पद यानी कि पहला पद समास मतलब प्रधान होता है। उसी में कर्मधारय पढ़ोगे, कर्मधारय के भेद पढ़ोगे आप, आपको तत्पुरुष समास पढ़ोगे, तत्पुरुष के भेद पढ़ोगे, कर्मधारय और द्विगु, ये भी इसी के भाग होते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष के रूप में आते हैं। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष, एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष। तो हम जो बात करने वाले हैं वो आज बात करने वाले हैं तत्पुरुष को। और तत्पुरुष का पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि बच्चा क्या होती है तत्पुरुष की परिभाषा, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया वो ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दो और सभी लोग लाइव आ जाइए, सभी लोग लाइव आ जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से लाइव आ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, सेशन क्या है। तो देखिए क्या है तत्पुरुष समास की परिभाषा। जिस समास में यानी कि जिस समस्त पद में, जिस समास पद, ऐसे लिखो चलो, समास में अंतिम यानी कि उत्तर पद, अंतिम यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बच्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है। एक और पहचान करनी है, अर्थात। अर्थात आप एक पहचान और लिखेंगे, क्या होती है? इसका पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, यानी कि इसमें पूर्व पद यानी कि प्रथम पद, पूर्व पद या प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। कैसा होता है भाई? विशेषण होता है। जबकि उत्तर पद या अंतिम पद, उत्तर पद या अंतिम पद, उत्तर पद या अंतिम पद क्या होता है? विशेष्य होता है। क्या होता है? विशेष्य होता है। अब समझ गए? इसी वजह से इसका कौन सा पद? अंतिम पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, ठीक है। एक और बात लिखेंगे, अगर लिखना चाहो तो यहाँ पर दोनों पदों के बीच जो है कारक चिन्ह लोप हो जाता है। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। याद रखेंगे इसको, दोनों पदों के बीच जो है वो कारक चिन्ह लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? जैसा हमने कहा राजा की कन्या, हमने क्या लिखा? राजा की कन्या। तो ये क्या है? विग्रह। अगर हम इसका समास बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, संक्षेप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संक्षेप। तो हर जगह ये थोड़ा ही कहोगे राजा की कन्या, राजा की कन्या, नहीं ना। तो क्या कहोगे इसको? इनको कहोगे
राजकन्या। क्या कहोगे? राजकन्या कहोगे। तो ये बन गया इसका समास। ठीक है, क्या बन गया? समास। अगर मैं कहूं पवन का पुत्र, पवन के पुत्र ऐसा लिख सकते हैं, पवन के पुत्र। ठीक है, तो हर बार ये थोड़ा लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? पवन पुत्र। क्या लिखा जाएगा? पवन पुत्र। अगर मैं यहाँ कहूँ घोड़े पर सवार, अगर मैं लिखूँ घोड़े पर सवार, क्या लिखूँ? घोड़े पर सवार, तो क्या हो जाएगा? घुड़ सवार। क्या हो जाएगा बच्चा? घुड़ सवार। अगर मैं कहूँ पर्वत पर आरोहण, पर्वत पर आरोहण, तो मैं इसे क्या बोलूँगा? पर्वत रोहण, पर्वत रोहण, ये बोलूँगा। तो ये ही है हमारे समास। कैसे? तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। यही हमारा क्या है? तत्पुरुष समास है बेटा। ठीक है, बातें समझ गए हैं? नोट कर लो इसको अच्छे से भाई। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहते हैं, अर्थात जिसका प्रथम पद पूर्व पद, प्रथम पद पूर्व पद विशेषण होता है, अंतिम पद या उत्तर पद विशेष्य होता है, उसे ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लोप हो जाता है समस्त पद बनते समय। और जैसे कि हमने कहा है, राजकन्या, राजा की कन्या, घोड़ सवार, घोड़े पर सवार, पर्वत पर आरोहण, पर्वतरोहण। ठीक है बेटा, हो गया तैयार। चलिए अब हम बात करने वाले हैं, इससे आगे हम बात करने वाले हैं भेद। अब हम बात करने वाले हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो अपना नोट्स ना ऐसा बनेगा, बहुत प्यारा, तुम्हारा बहुत प्यारा नोट्स बनेगा भैया। ठीक है, तत्पुरुष के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। ठीक है भाई, तत्पुरुष समास के भेद यहां समझिए। एक तो होता है समान अधिकरण तत्पुरुष। कैसा होता है? समान अधिकरण, समान अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर समानता को बताया जाता है। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें कौन से होते हैं? एक तो होता है कर्मधारय, कर्मधारय। एक होता है आपका द्विगु समास। ठीक है भाई, एक ये होते हैं। इधर जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं व्याधिकरण। क्या कहते हैं? व्याधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बेटा, इसे भी दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो कारकीय तत्पुरुष, कारकीय तत्पुरुष, और अन्य तत्पुरुष, अन्य तत्पुरुष। ये भी समझिए। कारकीय तत्पुरुष कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं। एक तो होता है कर्म तत्पुरुष। ठीक है, एक होता है करण तत्पुरुष। ठीक है, एक होता है संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है भैया, एक होता है आपका अपादान, अपादान। एक होता है संबंध, संबंध, और एक आपका होता है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। तो ये होते हैं आपके, क्या होते हैं? आपके कारकीय, कारक के अनुसार। विभक्तीय भी बोलते हैं इनको, हम क्या बोलते हैं? विभक्तीय, या विभक्तियां तत्पुरुष भी बोल देते हैं। क्या बोल देते बेटा? विभक्तीय तत्पुरुष बोल देते हैं। अब अन्य तत्पुरुष में कौन कौन से होते हैं? अन्य तत्पुरुष में कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं अलूक तत्पुरुष, अलौक तत्पुरुष। एक आपका होता है लुप्त तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष। एक आपका होता है नैन तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष। ठीक है, एक होता है आपका उपपद तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। ठीक है भाई, तो इसको समझ लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से, फुर्ती से। ठीक है, फुर्ती से नोट करो भाई, इतना टाइम नहीं है, फुर्ती से नोट करो। ठीक है, कर लिया नोट? बढ़िया तरीके से कर लो इसको नोट, अच्छे से कर लो नोट। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ लेते हैं।
तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, समझ लेते हैं इस बात को। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो हम तत्पुरुष को भेद के आधार पर दो भागों में रखते हैं, समझ गए नहीं। जबकि समान अधिकरण तत्पुरुष बोलते हैं जिसमें कर्मधारय समास आता है और द्विगु समास आता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें, व्यधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कार्य तत्पुरुष, एक होते हैं अन्य तत्पुरुष। कार्य तत्पुरुष 6 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिगण, जो कारक के ऊपर डिपेंड है। तो बेटा आपको ये पता होगा कारक कितने होते हैं, कारक जो होते हैं वो होते हैं 8 में। एक तो इसमें कर्ता तत्पुरुष नहीं लिया जाता, कर्ता नहीं लिया जाता, और एक संबोधन नहीं लिया जाता, संबोधन नहीं, ये 2 नहीं लिया जाते, तो कितने बच गए 6। ये कर्म होता है, ठीक है, ये करण होता है, ये संप्रदान होता है, ये अपादान होता है, ये संबंध होता है, ये अधिकरण होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में संबोधन किया, ठीक है। ये एक ट्रिक होती है इसकी, ये ट्रिक होती है कारकों की, कारकों की ट्रिक होती है। कौन सी ट्रिक होती है, मैं आपको लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन किया, ये होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन काकी के संबंध का काकी के अधिकरण में पे संबोधन किया। तो देखिए कर्ता का विभक्ति होती है ने, तो ये तो लेनी नहीं है। कर्म की विभक्ति जो होती है वो क्या होती है को, करण की विभक्ति क्या होती है से, संप्रदान की विभक्ति क्या होती है के लिए, ठीक है। अपादान की विभक्ति क्या होती है से, संबंध की विभक्ति क्या होती है काकी के, अधिकरण की विभक्ति क्या होती है में पर। तो ऐसा हम याद रख सकते हैं विभक्ति को, हम याद रख सकते हैं विभक्ति को। संबोधन भी नहीं लिया जाता, संबोधन में हाय हे अरे होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं लिया जाएगा आपको। तो क्या लिया जाएगा, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पर, यहाँ तक लेना है। तो यहाँ समझ गए आप, कर्म की क्या होती है विभक्ति, कर्म की होती है को विभक्ति, ठीक है भैया। करण की होती है से विभक्ति, क्या होती है से। संप्रदान की होती है के लिए, संप्रदान की क्या होती है के लिए। कौन सी होती है भैया, संप्रदान को जो होती है वो कौन सी होती है के लिए, संप्रदान की कौन सी होती है के लिए, ठीक है। अपादान से क्या होती है, अपादान की होती है से, अपादान की क्या होती है से, अपादान की क्या होती है से, अपादान की से होती है। संबंध की कौन सी होती है, संबंध की कौन सी होती है, संबंध की कौन सी होती है, यहाँ पर क्या होती है संबंध की का की के, रा री रे ना नी ने। तो ये दोनों तो कारक में प्रयोग होती हैं, ये समास में प्रयोग होते हैं काकी के। ये कारक में भी होती हैं, केवल समास में काकी के होते हैं। अधिकरण विभक्ति कौन सी होती है, में, पर और पे, ये होती हैं 3, में पर पे। तो पे तो होता नहीं यहाँ, में पर होता केवल विभक्ति। तो हम जो बात करेंगे अब, हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ने वाले हैं, विभक्ति पढ़ने वाले हैं, कारकीय तत्पुरुष पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले बच्चा, कारकीय तत्पुरुष। क्या पढ़ने वाले हैं, कारकीय तत्पुरुष पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर अब पढ़ेंगे अन्य तत्पुरुष, ठीक है। पहले हम कारकीय तत्पुरुष पढ़ेंगे। तो कारकीय तत्पुरुष वो होते हैं जिसमें कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कारक की विभक्ति का लोप किया जाता है। तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कारकीय तत्पुरुष। कारकीय तत्पुरुष कितने होते हैं, ये होते हैं 6, ठीक है भाई। कारकीय तत्पुरुष कितने होते हैं, 6 होते हैं, ये आपको सबको पता होगा। कितने होते हैं, 6, ठीक है।
कारक याद होने चाहिए आपको, 6 होते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष, बस आपको इतना याद करना है, कर्म तत्पुरुष में बस विभक्ति याद रखनी है। विभक्ति, विभक्ति क्या याद रखनी है? विभक्ति याद रखनी है को। क्या आ जाएगी? विभक्ति को। इसे क्या कहते हैं? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं। द्वितीय विभक्ति इसमें कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि प्रथम तो होती है कर्ता की, वो काउंट की नहीं जाती, तो इसमें कौन सी होती है? द्वितीय। अब देखिए क्या होता है, ये तो होगा समास विग्रह, समास विग्रह, और एक तरफ इधर क्या होगा आपका? समास। तो इसमें कारक चिन्ह क्या हो जाएगा? को का लोप हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ तिल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटने वाला, तो यहाँ पर क्या आया है? विभक्ति को। तो इसे क्या कहेंगे? तेल को चाटने वाले को क्या कहेंगे? तेल चट्टा। क्या कहेंगे? तेल चड्डा। क्या कहेंगे? तेल चड्डा। ठीक है बेटा। गिरह, ये भी अच्छा होगा। ठीक है। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, तो कोई विभक्ति आ गई, लोप हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्रामगत। ग्रामगत क्या कहा जाएगा इसमें? ग्रामगत कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? ग्रामगत। ठीक है। मन को हरने वाला, मन को हरने वाला क्या कहा जाएगा भाई? को का लोप हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? मनोहर। मनोहर बोला जाएगा इसके लिए। क्या बोला जाएगा? मनोहर। मन को हरने वाला। ठीक है, मनोहर। ठीक है। फिर रथ को चलाने वाला, लिखो इसको भी, रथ को चलाने वाला क्या कहलाया जाएगा? रथ चालक। क्या कहलाया जाएगा? रथ चालक। और रथ को चलाने वाला क्या कहलाया जाएगा? रथ चालक। अब क्या है, टीचर उल्टा पढ़ाते हैं, पहले समास पढ़ा देते हैं फिर उसका विग्रह करते हैं, जबकि हमें तो समास बनाना आना चाहिए ना, हमें तो समास बनाना आना चाहिए। ठीक है। फिर एक आपका होता है माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला क्या होगा? माखन चोर। माखन चोर, ये हो गया माखन चोर। ठीक है बेटा। पतित को पवित्र करने वाला, पतित को पवित्र करने वाला क्या कहला जाएगा? पतित पावन। क्या कहलाएगा? पतित, पतित पावन। तो ये कहलाया जाएगा पतित पावन। ठीक है। तो ये अब बहुत है याद रखने के लिए। कर्म तत्पुरुष है, विभक्ति को होती है, समास बनाते समय विभक्ति को का लोप हो जाता है। ठीक है। द्वितीय विभक्ति समास कहते हैं इसको। समास विग्रह इधर होगा, इधर समास होगा। तेल को चाटने वाले को तेल चट्टा बोलते हैं, ग्राम को गया हुआ को ग्रामगत बोलते हैं, मन को हरने वाले को मनोहर बोलते हैं। ठीक है भाई। रथ को चलाने वाले को रथ चालक बोलते हैं, माखन को चुराने वाले को, यहाँ पर को विभक्ति पर गौर करेंगे, माखन चोर बोलते हैं। पतित को पवित्र करने वाला को पतित पावन बोलते हैं। अब आप मुझे बताइए कहाँ गड़बड़ है? नहीं है कहीं भी गड़बड़? बताइए, नहीं है ना कहीं भी गड़बड़? नोट कर लो इसको अच्छे से, बिंदास तरीके से। ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं करण। क्या करने वाले हैं? करण। इसमें कर्म का पता चल रहा था, इसमें कर्म का पता चल रहा था, कर्म क्या था। अब हम बात करने वाले हैं करण तत्पुरुष। क्या बात करने वाले हैं? दूसरा करण तत्पुरुष। इसमें विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? करण तत्पुरुष में विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? के से होती है। एक तो क्या होती है? से होती है। फिर एक होती है के द्वारा। के द्वारा, ये पक्का है। इसका मतलब, करण का मतलब क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श, स्पर्श। ठीक है। स्पर्श होगा इसमें, और इसे हम क्या कहते हैं?
इसे हम क्या कहते हैं? तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति समास कहते हैं, तृतीय विभक्ति समास कहते हैं। समझ गए नहीं? यानी कि इसमें कारक की कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय होती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? स्पर्श का मतलब समझ लिए, स्पर्श का मतलब भी समझाऊंगा क्या होगा। देखिए मैंने कहा रेखा से अंकित, तो स्पर्श होगा, रेखा से अंकित, स्पर्श करा हुआ होगा से छुआ हुआ होगा, इंक्लूड होगा, इसे क्या कहा जाएगा? रेखांकित। क्या कहा जाएगा? रेखांकित इसको। ठीक है भाई, हाँ जल्दी बताओ। अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित क्या होगा? क्या होगा? अकाल पीड़ित। क्या कहलाया जाएगा? अकाल पीड़ित, ये कहलाया जाएगा अकाल पीड़ित। ठीक है, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन से विभक्ति है, क्या कहलाया जाएगा? नेत्रहीन। क्या कहलाया जाएगा? नेत्रहीन। हाँ या ना? जल्दी बता दो इसको। रस से भरा, रस से भरा क्या कराया जाएगा? रस भरा से विभक्ति है, देख लो। ठीक है भाई, रस भरा। आगे हो जाएगा कबीर द्वारा रचित, कबीर द्वारा रचित क्या होगा? कबीर रचित। ठीक है, कबीर रचित। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, सूर रचित यानी कि सूरदास द्वारा रचित, तो क्या हो जाएगी? सूरदास, सूर रचित, सूर रचित, ये हो जाएगी। करो इसको भी नोट, करो फुर्ती से नोट कर लो भाई, फुर्ती से नोट। ठीक है, तो करण तत्पुरुष विभक्ति से के द्वारा होती है, समझ गए नहीं? के द्वारा होती है और से होती है। इसका मतलब होता है स्पर्श करना। देखो रेखा सांकित होगा तो उसे स्पर्श करके गया होगा, अकाल से पीड़ित होगा तो पीड़ा, अकाल की पीड़ा जो है उसे स्पर्श करके गई होगी। नेत्र से हीन होगा तो नेत्र से हीन का मतलब उसे स्पर्श कर रहे होंगे वो भी। रस से भरा वो भी स्पर्श करते हैं, और जब लिखा होगा किसी ने रचित किया होगा तो ये भी स्पर्श करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपका आ जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष आ जाएगा बेटा? संप्रदान तत्पुरुष आ जाएगा, और तीसरे नंबर का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष। इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? इसकी विभक्ति जो है वो क्या है? इसकी विभक्ति है के लिए, के लिए इसकी क्या है? विभक्ति है। इसे चतुर्थ तत्पुरुष कहा जाता है, चतुर्थ कारकीय या चतुर्थ विभक्ति कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चतुर्थ विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति होती है इसमें, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, जैसे क्या होगा? जैसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, बार बार आपको ही बोलेगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, तो ये लोप हो जाएगा। वो कहेगा अरे भाई इसे रसोई घर कह दो ना, रसोई घर बोल दो। ठीक है भाई, आगे अगर आएगा घर के लिए खर्च, गृह के लिए खर्च, बार बार आपसे बोलेगा गृह के लिए खर्च, तो क्या हो जाएगा? गृह खर्च। क्या हो जाएगा? गृह खर्च। फिर आपसे बोलेगा विधान के लिए परिषद, विधान के लिए परिषद, तो क्या बोलोगे? विधान परिषद, विधान परिषद बोलोगे ना, विधान परिषद बोलोगे। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या बोलोगे? गुरु दक्षिणा।
ये बोलोगे। ठीक है, मार्ग व्यय यानी मार्ग के लिए व्यय यानी कि खर्च, तो मार्ग व्यय बोलोगे, मार्ग व्यय बोलोगे बेटा। तीसरी अगर बात करें हम, स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, तो क्या बोलोगे इसको, स्नान घर बोलोगे। क्या बोलोगे, स्नान घर। अब आप मुझे बताओ कि 6 एग्जाम्पल बहुत हैं या नहीं, 6 एग्जाम्पल बहुत हैं या नहीं है, आप बता दो मुझे, जल्दी से बता दीजिए, फुर्ती से बता दीजिए। ठीक है भाई, फुर्ती से बता दीजिए आप, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, फुर्ती से बता दो इसको। ठीक है भाई, फुर्ती से बता दो कि आपके लिए ये 6 एग्जाम्पल बहुत हैं या नहीं। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, हो गया इतना। बताइए भाई, संप्रदान तत्पुरुष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और इसकी विभक्ति होती है के लिए, इसे चतुर्थ विभक्ति भी कहा जाता है। रसोई के लिए घर, रसोई घर होता है। गृह के लिए खर्च, गृह खर्च होता है। ठीक है, विधान के लिए परिषद, विधान परिषद होता है। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होती है। मार्ग के लिए व्यय, मार्ग व्यय होता है। स्नान के लिए घर, स्नान घर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चौथा जो आपका इसमें है, चौथा जो इसमें है आपका वो है अपादान। चौथा जो है इसमें वो कौन सा है, वो है अपादान। कैसा है बेटा, अपादान, अपादान, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसकी विभक्ति बेटा क्या है, इसकी विभक्ति है से का मतलब है अलग होने का भाव होगा, अलग होने का भाव पैदा होगा, अलग होने का भाव, जिसे हम क्या कह सकते हैं, अलगाव पैदा होगा, अलगाव पैदा होगा, यहाँ पर अलगाव पैदा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पंचम विभक्ति। क्या कहते हैं, पंचम विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, पंचम विभक्ति। एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहो तो कह सकते हैं भय से मुक्त, भय से मुक्त, तो क्या बोलेंगे इसे, भय मुक्त बोलेंगे, भय मुक्त। अगर हम करें विद्या से हीन, विद्या से, देखो से विभक्ति है, यहाँ भी से है, हीन, तो क्या बोला जाएगा, विद्याहीन, विद्याहीन बोला जाएगा बेटा। एक और लिख दें यहाँ पर, जन्मांध, जन्मांध, जन्म से अंधा, ऐसे लिख सकते हैं, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा, उसे क्या बोलेंगे, जन्मांध, जन्मांध। ठीक है, अगर हम बात करें पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो क्या हो जाएगा, पाप मुक्त, क्या हो जाएगा, पाप मुक्त। ठीक है, जलहीन, तो इसका हो जाएगा जल से हीन, तो क्या बन जाएगा, जलहीन बन जाएगा। एक होगा बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, क्या हो जाएगा, बंधन मुक्त, बंधन मुक्त हो जाएगा। ठीक है भाई, तो बात कर रहे हैं अपादान तत्पुरुष की। कार्य तत्पुरुष होता है, से विभक्ति होती है, अलग होने का भाव होता है, अलगाव पैदा होता है, पंचम विभक्ति कहते हैं। भय से मुक्त मतलब भय मुक्त हो गया, विद्या से हीन, विद्याहीन हो गया, जन्म से अंधा, जन्मांध हो गया, पाप से मुक्त, से आ गया, पाप मुक्त हो गया, जल से हीन, से जलहीन हो चुका है, बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त हो चुका है। ठीक है भाई, नोट करेंगे आप इसको, जल्दी से नोट करेंगे, फुर्ती से नोट कर लो भाई, फुर्ती से नोट कर लो, ऐसी तरीके से नोट कर लो, बिंदास तरीके से नोट कर लो, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो आएगा हमारा अपदांत हो चुका है, अब हमारा होगा संबंध तत्पुरुष। क्या होने वाला है, संबंध तत्पुरुष। क्या होने वाला है, संबंध तत्पुरुष।
संबंध तत्पुरुष। ठीक है, विभक्ति क्या होती है इसकी? का, की, के। इसे षष्ठ विभक्ति भी कहा जाता है, षठ विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे विभक्ति होती है का, की, के। जैसे राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति क्या हो जाएगा? का आ गया है, राष्ट्रपति आ चुका है, राष्ट्रपति बोल देंगे इसको। एक आपका आ जाएगा शिव का आल्य, शिव का आल्य, तो क्या हो जाएगा? शिवाल्य, शिवाल्य। एक आपका यहां से हो जाएगा राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा, तो क्या हो जाएगा? राजज्ञा, राजज्ञा। ठीक है, एक हो जाएगा अन्न का दाता, अन्न का दाता, तो क्या हो जाएगा? अन्नदाता, अन्नदाता, ये हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा माता को, माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला, तो यहाँ का मत करना की है, देखो तो क्या होगा? मातृहंता, मातृहंता बोलते हैं इसको। एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, उसे क्या बोलेंगे? सूर्य उदय। क्या बोलेंगे? सूर्योदय, ये हो जाएगा। तो संबंध तत्पुरुष की बात कर रहे थे, काकी के षष्ठ विभक्ति हो गई है। राष्ट्र का पति क्या होता है? राष्ट्रपति। शिव का आल्य क्या होता है? शिवाल्य। राजा की आज्ञा क्या होता है? राजाज्ञा। अन्न का दाता क्या होता है? अन्नदाता। माता की हत्या करने वाला मातृहंता, और सूर्य को उदय करने वाला सूर्योदय। ठीक है दोस्तों, तो आज केवल इतने ही करते, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास में आप भी बोर हो जाते हो। ठीक है, आज ज़्यादा मत पढ़ा करो हिंदी, आधा पौन घंटा बहुत होती है। ठीक है, इतने से ही आपका बहुत हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने से फिर बातें मेमोरी याद करने वाली होती है ना, वो ब्लॉक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए केवल इतना ही करते हैं। कल जो करेंगे हम वो कल करेंगे कि 5 हो चुके हैं। एक अधिकरण तत्पुरुष करेंगे, और तत्पुरुष के अलग भेद है, आलोक तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष, नैन तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, उन्हें भी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा, और अगर सेशन में मज़ा आया है तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल इसी समय अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।